नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वैक्सीन लगवाई, ये बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली एम्स में वैक्सीन की पहली डोज लगवाई है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगवाई है। पुडुचेरी की सिस्टर निवेदिता ने उन्हें टीका लगाया और वैक्सीन लगवाने के बाद पीएम की अपील, बेफिक्र होकर लगवाएं कोरोना का टीका। प्रधानमंत्री ने कहा है देश को कोरोना मुक्त होने में सहयोग दें। आज की, दरअसल ये इस वक्त की नहीं, आज की सबसे बड़ी खबर है और ये उन लोगों को जवाब है, खासतौर से विपक्षी दलों को जो सवाल करते थे बाकी जो मुल्क हैं उनका एग्जाम्पल देके कि अलग अलग कंट्रीज के जो प्रेसिडेंट्स हैं, जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो लगवा रहे हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री क्यों नहीं लगवा रहे? उन्हें लगवाना चाहिए, भरोसा डेवलप होगा, वो ये तर्क दिया करते थे। लेकिन आज उन्हें जवाब मिल गया। प्रधानमंत्री ने न सिर्फ वैक्सीन लगवाई बल्कि अपील भी की है कि आप बेफिक्र होकर लगाइए, क्योंकि आप ये देखिए हर एक व्यक्ति को जो है कोरोना से बचाना है। इस प्रण के साथ तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, हम आपको दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री ने बाकायदा इसे लेके ट्वीट भी किया है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। आज की सबसे बड़ी खबर है ये, जिससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं और बाकायदा उन्होंने ट्वीट किया, टुक माई फर्स्ट डोज ऑफ द कोविड-19 वैक्सीन एट एम्स। एम्स में उन्होंने पहली वैक्सीन लगवाई। रिमार्केबल हाउ our doctors and scientists have worked in quick time to strengthen the global fight against COVID-19। हमारे डॉक्टर्स किस तरह से मजबूती के साथ लड़ रहे हैं इसका वो जिक्र करते हैं और कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं। I appeal to all those who are eligible to take vaccine. Together let us make India COVID-19 free। जो भी कैपेबल हैं वो जिक्र कर रहे हैं इस बात का, जो एलिजिबल है, जो क्राइटेरिया सेट किए गए हैं उसके मुताबिक आप वैक्सीन लगवाइए और फिर उसके बाद लेटेस्ट, चलिए मेक इंडिया कोविड-19 फ्री, हम अपने भारत को कोविड मुक्त करते हैं। ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री का, तस्वीर भी आ गई है, चेहरे पर स्माइल भी है और पुडुचेरी की नर्स निवेदिता, आज ये नाम भी चर्चा में रहेगा, जिन्होंने प्रधानमंत्री को एम्स में वैक्सीन लगाई, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। अभी हमारे पास दो वैक्सीन है, सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, और ये एक बड़ी खबर है आज की, जिससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं इस वक्त की, आज की। एक और बड़ी खबर रुद्रपुर से, किसान महापंचायत, आज कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग। यूपी उत्तराखंड के जिलों के किसान लेंगे हिस्सा। किसान नेता राकेश टिकैत भी करेंगे शिरकत। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के इंतजाम, ट्रैफिक भी डाइवर्ट जो है वो किया जा रहा है ताकि लोगों को सहूलियत रहे। आम लोग, क्योंकि देखिए प्रोटेस्ट चल रहा है, पैरेलली लोगों को प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। जिस जिस जगह पे प्रोटेस्ट हो रहा है वहां के जो आम, जो लोकल बाशिंदे हैं उन्हें दिक्कतें हो रही हैं। अब ये यूपी उत्तराखंड के किसान यहां पर हिस्सा लेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत जहां भी महापंचायत हो रही है वो पहुंच रहे हैं, तो यहां पर भी चर्चा है कि वो यहां पर पहुंचेंगे। कड़ी सुरक्षा के इंतजाम है। शैलेंद्र नेगी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, इस होने वाली महापंचायत के बारे में बताइएगा और ट्रैफिक को लेके एक बड़ी बात आ रही है कि उसे भी डाइवर्ट किया गया है, तो किस तरह के अरेंजमेंट्स हैं और किसान आंदोलन की तैयारियां किस तरह की हैं? किसान आंदोलन की जो किसान महापंचायत है उसकी तैयारी कई दिनों से चल रही थी और जो कई सामाजिक संगठन है और किसानों के संगठन है और विशेषकर जो कांग्रेस है वो बहुत एक्टिव है और उनके लोगों के इसमें शामिल होने की पूरी संभावना है। और सुबह से ही जो किसान हैं वो तैयार हैं यहाँ पहुंचने के लिए, और क्योंकि राकेश टिकैत को सुनने के लिए यहाँ पर लोग आ रहे हैं और कई तरह के लोग यहाँ पर, कई किसान नेता यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो गाजीपुर का किसान आंदोलन है वो, उसमें बहुत ज्यादा हिस्सा जो तराई के किसान हैं, तराई भाबर के किसान हैं, जिसको कि हम उधम सिंह नगर के किसान कह सकते हैं, और रामपुर मुरादाबाद इस वाली बेल्ट के जो किसान हैं वो उसमें सबसे ज्यादा शिरकत कर रहे थे। और ये वही किसान हैं जो आज महापंचायत में हिस्सा लेंगे, महापंचायत में अपनी राय रखेंगे और किसान जो कृषि कानून आया है नया, वो किस तरीके से किसानों के हित में नहीं है, ये सब बातें यहाँ पर की जाएंगी। और विशेष तौर पे कांग्रेस का रुख देखने लायक है, क्योंकि
कांग्रेस पूरी तरीके से बैकिंग कर रही है और बीच बीच में जो कांग्रेस की चाहे यूथ कांग्रेस शैलेंद्र, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी, इस पर भी मैं चाहूंगी कि आप गौर जो है इस पर भी हम अपने दर्शकों को जानकारी दें। बजट सत्र शुरू हो रहा है, दबाव बनाने की एक कोशिश, और जो ये पंचायतें हैं दरअसल रैलियों में कन्वर्ट होती जा रही है। इसे पंचायत कहीं या रैलियां, जैसे जैसे पॉलिटिकल पार्टी के लोग जब मंच साझा करने लगे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या अब, जैसे क्योंकि आपने कांग्रेस का जिक्र किया, तो आप कैश करने की कोशिश कर रहे हैं इस सेंटीमेंट को? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस का कम से कम ये हाल है कि तराई की जो 9 सीटें हैं, उधम सिंह नगर जिले की जो 9 सीटें हैं, 9 विधानसभा सीटें, उसमें कांग्रेस का टारगेट है कि वो कम से कम किसानों के बहाने इन सीटों को अपनी झोली में डाले, क्योंकि पिछली बार विधानसभा चुनाव में महज एक सीट थी जो कांग्रेस को मिल पाई थी, बाकी 8 की 8 सीटें जो है वो बीजेपी की झोली में गई थी। तो इसलिए कांग्रेस की कोशिश है कि वो किसी तरीके से इस पूरे के पूरे किसी कानून के बहाने इस सेंटीमेंट को, किसानों के सेंटीमेंट को कैश करे और उसकी झोली में आने वाले विधानसभा सीट में मैक्सिमम सीटें उधम सिंह नगर जिले की, जहां पर किसान खुद को प्रभावित मानते हैं, जो किसान खुद को प्रभावित मानते हैं, उनका वोट कम से कम वो हासिल कर पाए। तो इसी स्ट्रेटेजी के तहत पीछे से भले ही आपको फ्रंट पे ये महापंचायत का बोर्ड नजर आ रहा हो, लेकिन पीछे से आपको पूरी की पूरी एक पॉलिटिकल बैकिंग नजर आएगी और छोटी छोटी, चाहे वो कांग्रेस के फ्रंटल संगठन हो, कांग्रेस का मेन संगठन हो, वो इसमें पूरी तरीके से एक बैक कर रहा है। और बीच में उन्होंने इस तरह की संगोष्ठियां भी की थी, इस तरह की कई तरह की गोष्ठियां भी की थी, जिसमें उन्होंने किसानों से अपील की थी कि आप मैक्सिमम लोग वहां पहुंचिए, अपने कार्यकर्ताओं से अपील की थी कि आप मैक्सिमम लोग पहुंचिए। और आज भी हमें यही देखने को मिलेगा। और जो आप कह रही हैं कि लगातार जितनी भी वहां पंचायतें हो रही हैं उसमें पॉलिटिकल लोग शिरकत कर रहे हैं, जरूर यहाँ पर भी इस तरह का कुछ देखने को मिल सकता है। ठीक, अपडेट्स आपसे हम लेते रहेंगे इस महापंचायत से जुड़ी। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए। खबर देहरादून से आ रही है। आज से कॉलेज खुलेंगे, सभी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज आज से खुल रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स लंबे समय से आप ये कहें कि एक गैप हो गया था और एक तरह से वो पैक्ड थे, वो जरूर आज राहत की सांस लेंगे। कॉलेज खुल जाएंगे, ऑफलाइन मोड में पढ़ाई हो सकती है। सेमेस्टर्स के जो स्टूडेंट्स हैं अलग अलग कोर्सेज के, वो पढ़ेंगे। और जो कोरोना के नॉर्म्स हैं, जो बेसिक गाइडलाइंस बनाई गई हैं, वो जरूर फॉलो की जाएगी। बड़ी खबर स्टूडेंट्स के लिए भी। और भारती सकलानी हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। भारती, जो स्टूडेंट्स हैं जो फंसे हुए थे, उनके लिए किसी त्योहार से कम नहीं है आज का दिन। एक त्योहार ही कहा जाएगा। 31 राजकीय और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, इसके अलावा 6 राजकीय महाविद्यालय और 371 निजी शिक्षा संस्थान जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूट, वहां पर आज से ऑफलाइन मोड में पढ़ाई शुरू हो रही है। प्रमुख सचिव आनंद वर्धन ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए थे। हालांकि आपको भी ध्यान होगा जिधर की कितनी दौर से इसमें मीटिंग हुई है। हायर एजुकेशन मिनिस्टर लगातार स्टेट यूनिवर्सिटीज और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उनके साथ मीटिंग करते रहे, लेकिन कोई हिकमत नहीं बन पा रहा था। फिर उन्होंने कहा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खोल सकते हैं, फर्स्ट और लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को बुलाया जा सकता है, क्योंकि उनके लिए प्रैक्टिकल्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। लेकिन उसके बावजूद ऑनलाइन मोड में यहाँ पर बच्चे ज्यादातर आए, पढ़ाई होने करवाई, क्योंकि कोविड का संक्रमण जो है वो लगातार उसका डर बना हुआ था। लेकिन अब ये कह दिया गया है कि आज से ये सभी यूनिवर्सिटीज, कॉलेज खुलेंगे, क्योंकि अब इस सेशन में पढ़ाई होना बहुत जरूरी है। ऑलरेडी बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है बच्चों का, इसलिए ये फैसला यहाँ पर लिया गया, ये आदेश यहाँ पर जारी किया गया कि अब सभी यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को यहाँ पर खोल दिया जाए। और आज वो दिन है जब स्टूडेंट्स जो है वो आएंगे यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में, और पढ़ाई आज से सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका भारती तमाम जानकारियों के लिए। खबर पिथौरागढ़ से भी आ रही है। सीमा पर आई कार्ड जरूरी है। भारत नेपाल सीमा पर आई कार्ड बहुत जरूरी होगा। जिले के सभी झूला पुलों पर आई कार्ड जरूरी है। नेपाल आने जाने वालों को यह आई कार्ड अपना दिखाना होगा। अभी तक बिना दस्तावेज के एंट्री होती थी, आना जाना होता था, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर ये स्टेप उठाया गया है। ये बड़ी खबर आ रही है। आप देखते हैं कि किस तरह से स्पेशली आसपास के जो हमें कहे कि बॉर्डर से सटे दूसरे मुल्क है, वहां से किस तरह की शरारतें होती हैं, नुकसान पहुंचाने की कोशिश। तो एक एज अ सेफर साइड, सेफ्टी के तौर पर ये बड़ा स्टेप उठाया गया है। आपके पास कार्ड जरूरी होगा, आपको वो कार्ड दिखाना होगा। विजय हमारे साथ, विजय वर्धन उप्रेती हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विजय, ये जो फैसला लिया गया है, इसके पीछे के बड़े कारण क्या हैं? शायद संपर्क नहीं हो पाया, बात करने की कोशिश करेंगे। अमूमन जब हम देखते हैं किस तरह के फैसले लिए जाते हैं, तो सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये बहुत बड़ी एक हमें कहें कि एक बेस होता है, कोर होता है, एक बहुत बड़ा कारण होता है। दूसरी बात ये कि
आप देख रहे हैं कि कुंभ आने वाला है, तो असामाजिक जो लोग होते हैं, जो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। हम कोविड पीरियड भी देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि व्यापार को लेकर किस तरह की सिचुएशन है, तो उस लिहाज से भी अलग अलग पहलू है जिसे जहन में रखते हुए ये स्टेप उठाया गया है। खबर देहरादून से आ रही है। आज से वैक्सीनेशन का जो है एक और अभियान शुरू हो रहा है। कोरोना का टीका लगाया जाएगा। 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग जो है उन्हें टीका लगेगा। 45 साल से ऊपर के बीमारों को भी टीका लगेगा। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने इसकी तैयारियां की हुई है। सुबह 9 बजे से ये शुरू हो जाएगा। हालांकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको पहले कराना होता है। 3 स्टेप्स हैं इसके, जिसका हम जिक्र करते हैं। और आज वैक्सीनेशन की शुरुआत, दूसरा चरण प्रदेश में जब हम बात कर रहे हैं, 7 साल से ज्यादा उम्र के, क्योंकि क्राइटेरिया सेट किया गया था, और 45 साल से ज्यादा की जो किसी वजह से बीमार हैं, क्योंकि ये भी बहुत बेसिक है कि क्या किसी की बॉडी के साथ प्रॉब्लम्स चल रही है, उस चीज का भी ख्याल रखा जाता है। उस लिहाज से वैक्सीन लगाई जाएगी। तो प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने इसकी तैयारियां कर ली हैं। देहरादून से ये बड़ी खबर। सुबह 9 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। आप जानते हैं कि 3 स्टेप्स में वैक्सीन लगाई जाएगी। और आज से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। अगर हम बात करें, सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी और राज्यपाल के अभिभाषण से इसकी शुरुआत होगी। राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार के कार्यों और भावी योजनाओं का जिक्र होगा। अभिभाषण के दौरान कांग्रेस के हंगामा करने के भी आसार हैं। बजट सत्र में भाग लेने के लिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है गैरसैंण पहुंच चुके हैं। साथ ही मंत्री और अधिकारी भी गैरसैंण पहुंच चुके हैं। विधानसभा का बजट सत्र प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में हो रहा है। आज से शुरू हो रहा है ये बजट सत्र, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। और राज्यपाल का अभिभाषण आप देखते हैं कि एक परंपरा है, वो होगा पहले और फिर इसकी शुरुआत हो जाएगी। बजट सत्र की शुरुआत हो रही है आज, और आपने देखा कि राज्यपाल का अभिभाषण, उसके बाद इसकी शुरुआत हो जाएगी। चैलेंजिंग और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरी जो है इस सरकार का बजट होगा, फिर आगे चुनाव में जाना है, तो सरकार किन पहलुओं पर ध्यान देती है ये बहुत जरूरी हो जाता है। सुनील हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, बातचीत करते हैं। सुनील, बजट, और इसे हम इस तरह से भी देखें कि ये आम जनता से ज्यादा सरकार का बजट, क्योंकि आगे आपको चुनाव में जाना है, सर पे आपके कुंभ भी है, विपक्ष के पास तमाम मुद्दे भी हैं। किस तरह से आज का दिन महत्वपूर्ण रहने वाला है? बिल्कुल जीनत, क्योंकि चुनाव में जाने से पहले सरकार का ये अंतिम बजट है, त्रिवेंद्र रावत सरकार का। लेकिन ये बजट सेशन कई मायनों में महत्वपूर्ण भी है। आप देखेंगे कि पिछले साल ठीक 4 मार्च को ही मुख्यमंत्री ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था, और ठीक साल भर बाद इस 4 मार्च को गैरसैंण में वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश होने जा रहा है। ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने के बाद गैरसैंण में ये पहला बजट सत्र है। तो पहली बार ग्रीष्मकालीन राजधानी के बनने के बाद राज्यपाल अपना अभिभाषण गैरसैंण में पढ़ रही होगी। आज 11 बजे से गैरसैंण बजट सत्र की शुरुआत होगी। राज्यपाल अपना अभिभाषण सदन में पढ़ेंगे। उसके बाद आफ्टर लंच जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो राज्यपाल के अभिभाषण का पाठ करेंगे। लेकिन आज का जो सत्र है, आज का जो पहले दिन की कार्रवाई है, वो हंगामेदार रह सकती है। जिस तरह से कल जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनका बयान आया कि जो अभिभाषण राज्यपाल सदन में पढ़ेंगी वो राज्य सरकार का एक जो कामकाज है उसका पुलिंदा होगा। और कांग्रेस का कहना है कि राज्य सरकार ने किया, तो एक बहुत बड़ा मुद्दा तो यहीं पर सरकार ने सॉल्व कर दिया। जब हम राजधानी की बात करते हैं और फिर यहाँ से बजट आप पेश करेंगे, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेप, और इसे मास्टर स्ट्रोक की तरह देखा जा रहा है।
दूसरी बात ये कि किस तरह की चर्चाएं हैं, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिस पर सरकार ज़्यादा ध्यान दे सकती है? टूरिज्म को लेके हो, एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा इशू है और किसान हम देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज बहुत बड़ी महापंचायत है, तो ये कुछ प्रेशर्स भी हैं। बिल्कुल जीनत, लेकिन सरकार की कोशिश होगी कि वो चूंकि उसका अंतिम बजट है, तो सरकार की कोशिश होगी कि वो अधिक से अधिकतम जनता का ध्यान खींचे। इस बजट में लोक लुभावन घोषणाएं हो सकती हैं ताकि चुनाव में जाने से पहले सरकार को इसका फ़ायदा मिले। जहां तक खेती किसानी की बात है, तो सरकार लगातार आपने देखा कि किसानों के लिए एक के बाद एक योजनाएं लागू करती रही है। जिस तरह से उत्तराखंड में किसानों को ब्याज मुक्त लोन दिया जा रहा है, और गैरसैंण से ही मुख्यमंत्री करीब 1000 के से अधिक जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनको 5 लाख तक का ऋण यहाँ से बिना ब्याज का जो ऋण है उसको आवंटित करने वाले हैं गैरसैंण से। तो बजट में भी बहुत कुछ ऐसा हो सकता है कि जो आम जनता को सीधे तौर पर टच करे। जिस तरह से विपक्ष का लगातार विपक्ष एक मुद्दा बनाता रहा है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, तो गैरसैंण का ये बजट सत्र उन तमाम पहलुओं को टच कर सकता है जिस पर विपक्ष खुद फोकस करने वाला है। तो ये देखना होगा 4 मार्च को जो बजट पेश होगा वो किस तरह की उसमें रूपरेखा होती है, किस तरह से उसमें आवंटन होता है पैसे अलग अलग क्षेत्रों तो को। ठीक बात है, एलोकेशन बहुत कि इंपॉर्टेंट है और सरकार अमूमन कहा जाता है कि आखिरी बजट के लिए बहुत कुछ बचा के रखती है क्योंकि वो चुनावी बजट भी होता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहयोगी कंपनी रिलायंस स्ट्रैटेजिक बिजनेस वेंचर्स लिमिटेड ने अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी स्काईट्रेन इंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है। RSBVL ने बताया है कि $2.67 करोड़ के नए निवेश के साथ स्काईट्रेन में रिलायंस की हिस्सेदारी बढ़कर 54.46% हो गई है। आसान शब्दों में समझें तो RSBVL की स्काईट्रेन में अगर हम बात करें हिस्सेदारी की, वो सबसे ज्यादा हो गई है। इससे पहले रिलायंस ने अक्टूबर 2019 में स्काईट्रेन की 12.7% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया था, जो अब बढ़कर 54.46% हो गया है। स्काईट्रेन एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसे 2011 में अमेरिका में डेलवेयर के कानूनों के तहत शुरू किया गया था। कंपनी ने दुनिया भर में ट्रैफिक जाम की मुसीबत से निजात दिलाने के लिए पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम लागू करने को पैसिव मैग्नेटिक लेविटियन एंड पर्पल्स टेक्नोलॉजी तैयार की। स्काईट्रेन ने स्मार्ट मोबिलिटी सॉल्यूशंस तैयार करने के लिए इस तकनीक का विकास किया था। कंपनी की ओर से प्रस्तावित यातायात प्रणाली में कंप्यूटर से नियंत्रित पैसेंजर पॉड्स होंगे। इसमें अत्याधुनिक सूचना तकनीक, टेलीकॉम और दूसरी आधुनिक टेक्नोलॉजी का समावेश होगा। इससे यात्री एक जगह से दूसरी जगह पर सुरक्षित और ज्यादा तेजी से पहुंचेंगे, साथ ही पर्यावरण को भी फायदा होगा। उधर कुंभ मेला प्रशासन ने कुंभ का लोगो जारी कर दिया है, जिसकी टैगलाइन दी गई है सुंदर, स्वच्छ, सुरक्षित। मेला टीम के डिजाइनर्स की जब हम बात करते हैं तो उन्होंने इस लोगो को तैयार किया। सीएम और अखाड़ा परिषद की बैठक में लोगों का डिजाइन फाइनल हुआ था। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं में जाइएगा। इस न्यूज हेडलाइंस के